तो जेल में हो तो निश्चित तौर पर इस मामले में कहीं ना कहीं गहनता से छानबीन होनी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं पता चल पाए। और इस समय आप देख सकते हैं विश्वास गुप्ता बेटी 4 साल की है और मैं कोई भी रात आज तक ऐसी नहीं है कि मैं शांति से सो चुका हूँ। जरा सा खड़का होता तो मेरे मन में एक आशंका रहती है कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं उन लोगों को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। मैं बड़े साल वहाँ रहा हूँ, मैंने राम रहीम को बड़े नज़दीक से देखा है। उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा है और मैंने तो उनके बहुत बड़े पत्ते खोले हैं, बाप बेटी का रिश्ते को तार तार करा है उनके हिसाब से। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी को तो खतरा है ही, मैंने तो मरना है, आज मरूँ चाहे कल मरूँ, मेरे को वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे द्रौपदी ने बाल खोले थे उसके दुर्योधन के वर्डिंग पे, तो उस तरह से उसने कसम खा रही कि जब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। जब उसने जज साहब को, सिरसा मेरे खिलाफ FIR हुई थी, जब जज साहब, लेडी जज साहब थे, उन्होंने हमें पीछे बुला लिया कि भाई दहेज का केस डाला है, सबको कहा था कि बाबा का काम है। उन्होंने पूछ लिया भी बेटा तू क्या चाहती है। उसने इतने हंकार से ये बोला था कि सबसे पहले तो इसको अंदर कराऊंगी, जेल कराऊंगी, फिर इससे माफ़ी मांगूंगी, फिर हमने सोचेंगे इसको माफ़ करना है या नहीं करना। तो जज साहब ने अपना बार रूम से बाहर आ गए और मेरे को कहते हैं कि इसको भेज के कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा नाइट लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो जाओ। और उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा दिया कि आई डोंट वांट टू डू दिस केस। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम। ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं वेदांता जा रहा, वो क्यों नहीं टेंडेड का कार्ड लेता। मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते खत्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया, चाहे मुँह बोली है चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हूँ ही नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये सरकार देखे और एडमिशन देखे कि क्या चीज़ ठीक रहेगी जी। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो अब आपको पता है कि बाबा जो है मेदांता में है और हनीप्रीत भी उनसे मिलने गई है, तो हो सकता है कि वही होगी, वो वही होती है, वो जा ही नहीं सकती है। जब तक बाबा बाहर है वो वहीं रहेगी। तो लगता है कि अब बड़े लोग जो है मेदांता में या बड़े अस्पतालों में जब एक बार आ जाते हैं तो वो जेल में कम जाते हैं, सेटिंग होती है कहीं ना कहीं। हाँ सेटिंग होती है और वो उसको कॉन्स्पिरेसी का टाइम मिल गया। जेल में तो कितनी देर मिला जाता है, फ़ोन पे बात होती है। अब पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वो क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे किसको बेचेंगे, उनका काम। क्योंकि इस 3-4 साल आपको कोई धमकी नहीं आई, अभी ऐसा क्यों आई धमकी, ऐसा क्या? ये तो आप जाने या एडमिनिस्ट्रेशन जाने। तो चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल जायज होनी चाहिए। पता चलना चाहिए किसने फ़ोन करा, क्यों करा। हमारा नोन नंबर तो है नहीं। वो नंबर है। सर आप बताते हैं कि बाबा की तबीयत खराब हो गई है, बाबा राम रहीम की तबीयत, बलात्कारी बाबा की तबीयत खराब हो गई। क्या लगता है कि तबीयत वाकई खराब हुई है? मैं बिल्कुल नहीं मानता, ड्रामा है। वो सब एक ड्रामा है। बाहर आपने कोरोना टेस्ट PGI में तो कराया नहीं, रोहतक में, आपने मेदांता में जाके ही क्यों कराया। आपको पता ही है मेदांता क्या चीज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। सेटिंग आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकती है। और नोटो वोटो का तो खेल हिंदुस्तान में शुरू से चलता है, मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। इंसान की कीमत नहीं है यहाँ, वोट और नोट की कीमत है। जिस घर से 10 वोट मिलने हो, आप भी मीडिया हैं, हम भी हैं, भागे जाते हैं लोग। और यहाँ तो फिर आपको पता है। तो क्या लगता है हरियाणा में चुनाव आएंगे 2.5 या 3 साल बाद, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाबा को कुछ राहत दे दे सरकार पूरी हो कि वहाँ कौन कौन उनसे मिलने जाता है, IB की CID की नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कोई ना कोई नॉमिनी प्रोवाइड करें वहाँ पे कि भी क्या हो रहा है, ये सरकार कर क्या रही है, कि दुनिया को मरवाने का ही ठेका है क्या। और दूसरे डॉक्टर से भी उनका चेकअप भी कराया जाए कि वाकई बीमार है या पूरा नहीं। बोर्ड बनाया जाए, पूरा बोर्ड बना के उनका चेकअप कराया जाए, पता चल जाए क्या बीमार है। कौन सा टेस्ट नहीं है जो PGI में नहीं है, एम्स में। ये तो सब ड्रामेबाजी है, अमीर आदमी के चोचले हैं, राजनीतिक वालों के चोचले हैं, और कोई रोला नहीं है। अब मेरे जैसा आम आदमी बीमार होएगा वो तो वेदांता में जाएगा नहीं, क्योंकि बिल्ली इतना ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हनीप्रीत और बाबा अभी भी आपके प्रति वो खुंदक पाले बैठे होंगे? बिल्कुल 100% पाले। आप कमाल कर रहे हो कमल जी, मैंने उनके रिश्तों को तार तार करा। कौन कह देगा कि भी आप समझदार हैं जी। कौन लड़की, कोई भी लड़की हो, हनीप्रीत को छोड़ो, आप कोई भी लड़की हो, चाहे उसकी कोई आदमी कैसे भी कह दे, तो वो उसको क्या अंदर नफरत नहीं रखेगी। और जिसके पास पावर हो फिर तो बात ही कुछ और। एक आम लड़की और हनीप्रीत में तो फ़र्क है। वो आम लड़की नहीं है, वो दिखाया जो मर्जी करे, वो आम लड़की तो नहीं है। जो आदमी डेरा सच्चा सौदा चला रहा है बैठा बाबा की एब्सेंस में, तो बाबा ही है वहाँ, और क्या है। माल बना रहे हैं वहाँ, दुकानें तोड़ दी उन्होंने दुकानें तोड़ दी, वहाँ माल बना रहे हो। जिसका डेरे का मुखिया वो जेल में पड़ा है और आप उसके पीछे दुकानें तोड़ के माल बना रहे हो, तो आप ये दुकानदारी और बिजनेस और पॉलिटिक्स ही कर रहे हो, और क्या कर रहे हैं। आपको क्या दुख है।
तो बिल्कुल आप क्या बात करोगे जब वो हॉस्पिटल में आराम से रूम में पड़े हैं और मिलने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको पता और भी लोग मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है, दुनिया मिल रही है और मेरे को मेरे किसी फ्रेंड का फोन आज आया है, मैं बताना चाहूंगा, वो भी इनका अनुयायी है, उसने भी इन पे केस कर रखा है, उसको इन्होंने अप्रोच करना चाहा 4 साल बाद, ही इज अ कास्टेशन वाले उसमें है वो, ठीक है, उसको उन्होंने अप्रोच करना चाहा आज कि भी हम उसको मिलना चाहते हैं किसी बंदे को, मेन बंदे ने, तो ये आज सारी कार्रवाई आज ही क्यों हो रही है? 4 साल से तो कोई कार्रवाई नहीं थी, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, आज उसी लड़के को भी क्यों फोन गया, उसने मेरे से राय करी, मैं कहा तू रहने दे, कोई जरूरत नहीं किसी पास जाने की, उनके डेरे का मेन बंदे का आ रहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ, भी आज कैसे हो गया? इसका मतलब सक्रिय हो गया ना सारा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। तो विश्वासी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाबा राम रहीम के जो फॉलोवर्स हैं वो आज भी उनको मानते हैं, तो उन तक कोई संदेश देना चाहेंगे? जब कोर्ट ने बलात्कार जैसे, हत्या जैसे आरोपों में उनको सजा दे दी है, तो उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो भी भगत होते हैं, मेरी उम्र आज 43 ईयर्स की है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है, और मैं हमेशा डेरे में रहा, दुनिया मैंने देखी नहीं, जब तक मैं डेरे में रहा तो मैंने एक कुएं के मेंढक की तरह रहा, मेरे लिए वही भगवान थे, सब कुछ थे, जो वो कहते थे, जो पढ़ाते थे। लोग कहते थे यहाँ रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, हमें नहीं समझ में आता था। मेरे फादर एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड है। जब शीशा मेरे सिर पे फूटा, आके पत्थर लगा, तो मुझे समझ में आया कि ये तो एक्चुअल क्या है। तो ऐसे अनुयायियों का वो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, थे वो उनके एरिया में हम रहते हैं, वो यहाँ से MLA हैं, तो उनको देखना चाहिए। मेरे फादर, मेरे दादाजी भी MLA रहे, वो जानते हैं अच्छी तरह हमारे को, सारी फैमिली को। ये तो है नहीं कि हम एक कोई गए गुजरे लोग हैं, हमारे घुरंडा में सब कुछ है, हमारे अनाज मंडी हमारे दादाजी के नाम से है, सब कुछ है, देवी मंदिर हमारा है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि, और अपने घर की इज्जत कोई नहीं उछालता कमल जी। जी बिल्कुल। ये बताइए कौन अपने घर की इज्जत उछालेगा? बढ़िया लोग क्यों करेंगे? ये तो जो हकीकत है वो है, ये तो सरकार को देखना चाहिए। क्या तो आपको लगता है हाई लेवल उन्होंने चेंज कर दिया कि उस पर कोई केस ना कर सके डेरा सच्चा सौदा, क्योंकि राखी सावंत बनाना चाहती थी, उस पर उसने केस करवा दिया, उसने बंद कर दी। उन्होंने बनाए हैं, कुछ फैक्टर्स लिए हैं, कुछ बेकार के फैक्टर्स लिए हैं, मिली जुली राजनीति टाइप का बनाया, कोई वो एक्चुअल नहीं कहानी वो बना पाए जी, क्योंकि डेरे का डर बहुत है, लोगों को पता है, मिनट में केस कर देते हैं, ये लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है इनके पास, पैसा और एक वोट की पावर। तो आप सर करनाल के रहने वाले हैं, CM साहब करनाल से MLA हैं, तो उनके पीछे आदमी मर जाता है, यहाँ तो 1-2 लाख का सिस्टम है। तो डेरा वही चला रहे हैं, डेरा हनीप्रीत चला रही है, सारे हुक्म उसके। आप देखिए ना, जब मैदानता में उसकी 2 लड़कियां, एक लड़का, माँ, वाइफ, बहू, सब है, वो एक भी टेंडेंट नहीं है। टेंडेंट कार्ड उसी ने क्यों लिया आकर? वो 8:30 बजे सुबह पहुंच भी गई, वही तो बाबा आया, वो पहुंच भी गई, परिवार कोई आया नहीं है, तो वो तो मिली मिलाई है। वो तो अभी क्या जानकारी है, हनीप्रीत वहीं है या वापसी चली गई है यहाँ से? ये मेरे को कोई जानकारी जी, नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी प्रशासन गारंटेड है, जब तक बाबा मैदानता है वो जा नहीं सकती, वो वहीं मिलेगी। आपने रिश्ते का खुलासा किया था, पूरे देश ने देखा था कि बाबा कहते थे बेटी है उनकी, लेकिन आपने बताया था कि वो बेटी नहीं है, गलत रिश्ते हैं दोनों के बीच में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने बिल्कुल सच बोला था, और उस टाइम मेरी 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जी। उस टाइम मैंने बार बार बोलने से रिश्तों के बारे में मेरे को मन को दुख होता है जी, आपको पता ही है वो सारा जो भी था। तो बिल्कुल आप जिस आदमी को जेल ले जाने के लिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा मचाना पड़ा, हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी, 40 से ऊपर आदमी उस दिन की डेथ हुई, इतना प्रॉपर्टी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को नुकसान हुआ, जब इतना सारा कुछ होने के बावजूद उस बंदे को आप फिर बाहर निकाल रहे हो कि वो साजिश करे और लोगों को मरवाए। और हिंदुस्तान में, हरियाणा में, खासकर हरियाणा पंजाब मेन है इनका, हरियाणा पंजाब में फिर दंगे हुए, कोई कारण हो जाए, सिर्फ वोटों की राजनीति रह गई है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा और हनीप्रीत के खिलाफ, और अब जो है उन्होंने फिर मेरे को धमकी दे दी थी कि मैं हम तेरे को किसी कीमत पर भी छोड़ेंगे नहीं दोनों को। अब पहले जो है 2017 में हमारे को कुर्बानी गैंग है एक डेरे का, उनकी चिट्ठी आई थी 4 TV चैनलों को, और एक हमारे को तुम्हारे को मारेंगे, तुम बाबा के खिलाफ बोलते हो। तो फिर मैंने उस टाइम भी FIR लॉन्च करा दी थी, और TV वालों ने भी करा दी थी चंडीगढ़ के अंदर। अब जो है फिर रात 10:54 पे मेरे को फ़ोन आया, उसने कहा मैं कमल बोल रहा हूँ UP से, और मैं तेरे को और तेरे पापा को, तेरे बेटे को, विश्वास को मारेंगे हम, उधार लेना। उसके बाद वो टेलीफोन कट गया। उसके बाद फिर जो है 11:21 पे फिर कॉल आई, मैंने काट दिया, फिर कॉल आई, मैंने कहा 4 बार मिस कॉल आई है,
फिर लेकिन मैं फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हमें उनसे डर है बाबा से, क्योंकि बाबा बाहर आ गया तो ये हमारे साथ कुछ भी करा सकता है। हो सकता है वो उस कुर्बानी गैंग का ही बंदा हो जिसके कि 200 आदमी हैं। अगर ये पुलिस एक्शन ले और वो बंदा पकड़ा जाए तो देश की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो कुर्बानी गैंग के 200 बंदे पकड़े जा सकते हैं। बाबूजी हमें हो सकती है क्योंकि हमारा इस संसार में और बाबा के सिवाय, हरिप्रीत के सिवाय कोई दुश्मन नहीं है। हम उसके आर्च रिवल हैं और हमारे पीछे बिल्कुल पड़ा हुआ सब खुले हम का था, पर को छोड़ेंगे नहीं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मेरे पास उनका मैसेज आ गया पंचकुला जब मैं था कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो सारे परिवार को उड़ा देंगे। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं जी, अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे, लेकिन असली बात यह है कि आदमी के सांस लिखे हुए हैं उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। मालिक का जब हुक्म होगा तब इस संसार से जीव जाता है। फिर वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ठोक के, और कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि हमारे पास पुलिस कोटी थी। जिसके पास पुलिस कोटी है उसको एक बंदा नहीं मार, आज तक नहीं मार सके बाबा, क्योंकि बाबा के बाद अनपढ़ बंदे हैं और वो बंदे जो है हिम्मत नहीं पड़ती। जिसके पास सिक्योरिटी हो पुलिस वाला वो पता ठोकेगा मेरे को। दूसरा, अगर जिनके पास सिक्योरिटी नहीं थी बहुत बंदे मरवाए इन्होंने। तो आपको लगता लगेगा हो सकता है वो जो बंदा पकड़ा जाएगा, जिसका टेलीफोन नंबर मैंने मेंशन किया है, एसपी साहब को दिया है शिकायत में, वो जब बंदा पकड़ा जाएगा तो वहां से ही सारी चीज गुंडी खुलेगी असलियत क्या है। क्योंकि 3-4 साल तो ये कसम खाई है और बाबा राम रहीम ने भी कसम खाई है कि जो मर्जी हो जाए हम तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, है तो इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उनको जैसे मौका मिलेगा वो हमारे को लिक्विडेट करा देंगे। तो बिल्कुल तो जेल में आज श्री एमपी गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के एक शिकायत दी थी। उस शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि जी उनको कल रात में उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का एक कॉल आया था और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। उसके आधार पे हमने शिकायत उनकी रिसीव कर ली है और संबंधित थाने में उसको जांच हेतु भिजवाया जा रहा है और मामले की गहनता से जांच की जाएगी। और ये इसमें यदि लगता है कि वाकई में इसके जान से मारने की धमकी दी गई थी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर धमकी कि अभी हमारे पास शिकायत आई है, ये सभी जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं और वास्तव में मामला क्या था, ये जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी शिकायत करता है उसको किसी प्रकार से कोई खतरा ना हो। अभी सुरक्षाकर्मी उनको मुहैया करवाए गए हैं, यदि हमें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी कदम उठाने पड़े तो वो भी कदम तो जिसने सर धमकी दी है उनका संपर्क पता चल पाया कि वो कहाँ का रहने वाला है, क्या मामला है? नहीं, अभी उसके जो संबंधित मोबाइल नंबर उन्होंने दिए हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति एक्चुअल में कौन है और कहाँ पे रहता है। पुराना तरीके से ऑनलाइन ठगी करने का काम करता था, फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो